गुड मॉर्निंग सर। हाँ। तो मीनू, आपका आज यूनिट कौन से तक था आपका आज इंटरव्यू? आपने यूनिट सर यूनिट 5 to 10 बोला था सर अभी हाँ। कल। हाँ, कल। ठीक है ना, यही है। हाँ जी सर। ओके। तो प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? सर प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। मीन्स प्लानिंग में हम पहले से ही सब चीजें एडवांस में अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको प्री डिटरमिन करके रखते हैं, और उसको किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स को पहले से ही प्री डिसाइडेड किया जाता है। ओके। पॉजिटिव या इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? सर पॉजिटिव क्लासरूम और इंक्लूसिव में हम ये सोचते हैं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो क्लास में प्रॉपर अटेंशन के साथ सुन रहे हैं टीचर की बात, और कोई भी नेगेटिविटी लाइक किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है क्लास में। सब बच्चे जो है वो पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, और मैं उसको अटेन करने के लिए ताकि सब बच्चे फोकस करें, मैं अपनी जो टीचिंग है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि सभी बच्चे मेरी तरफ अटेंशन दे, और सारी मेरी जो बात है उसको कंटेंट जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ उसको मेरे अकॉर्डिंग ही समझ पाए। एक स्टेरियोटाइपिंग होता है, क्या होता है स्टेरियोटाइप? स्टीरियोटाइपिंग होता है सर जो पुराना टाइप होता है, लाइक जो जो भी पुरानी चीजें चली आ रही हैं उसको फॉलो करना ब्लाइंडली। ब्रांडली फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज कॉमर्स? सर कॉमर्स includes two parts, that is trade and auxiliaries to trade. Trade includes buying and selling of goods in exchange of something, and auxiliaries to trades are those includes all those services which try to remove the hindrance, like hindrance of जो अलग अलग टाइप्स की हिंड्रेंस होती है उनको रिमूव करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वेयर हाउसिंग, अगर फाइनेंस का कोई हिंड्रेंस है तो बैंकिंग उसको सॉर्ट आउट करेगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है लोगों तक तो वो हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो जितनी भी जिस तरह की ट्रांसपोर्टेशन में मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी सामान पहुंचाने में हिंड्रेंस आ रही है उन सब हिंड्रेंस को दूर करना वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है। लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए डेबिट क्रेडिट करने के रूल सेम क्यों है? सर क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल जो है, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है वो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस मैन है वो क्रेडिटर ही होता है। जो कैपिटल वो इन्वेस्ट किया जा करता है उसको हम बिजनेस मैन को क्रेडिटर ही मानते हैं, इसलिए जो उसकी कैपिटल है उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, इसीलिए लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओके। एसेट्स जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है सर। और लाइबिलिटी का? क्रेडिट। क्रेडिट। अगर हम एसेट्स को डिक्रीज करते हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट? सर एसेट्स को रियलाइज करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ना सर, रियलाइज मतलब जब उसको सेल कर रहे हैं हम, हाँ जी। तो सर उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, ओके। कैश बुक ये बोला कि जर्नल की तरह भी काम करता है और लेजर की तरह भी काम करता है, ऐसे कैसे? यस सर, कैश बुक लेजर की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती अलग से। ओके। और जनरल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि कई बार कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिनको हम डायरेक्ट कैश बुक में ही लिख देते हैं, इसीलिए उसको कैश बुक, जैसे जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, इसीलिए कैश बुक वो फर्स्ट टाइम ही कैश बुक में एंटर की जाती है, इसीलिए उसको जर्नल भी बोलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टैंड्स फॉर कि जिसमें पब्लिक का भी मतलब गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें कि प्राइवेट के पास जो है अगर कैपिटल ज्यादा है तो हम उस चीज की एडवांटेज लेते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शंस वाली साइट है उसमें यूजुअली गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत फेमस है। जैसे कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें नेफ्ट आता है, आरटीजीएस आता है, और पेटीएम फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हम ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। Insurance principles are utmost good faith, principle of indemnity, principle of subrogation, क्या principle of होता है cause proxima. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? सर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मींस कि जब इंश्योर्ड ने सॉरी सर, अगर इंश्योर्ड को जो है कंपनी ने पूरा कंपनसेशन दे दिया है, तो उस केस में जो राइट है, जो भी उसका जो रेजिड्यू बचा है, जो भी बचा हुआ कुछ भी मटेरियल बचा है, तो उस केस में जो राइट है उस मटेरियल पर, वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है, ना कि इंश्योर्ड पर्सन का, क्योंकि उसे कॉम्पनसेशन मिल चुका है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? यस सर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है सर, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वेन एवर वी टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योर्ड का जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए जिसका वो इंश्योरेंस ले रहा है, नॉट एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। ओके। अच्छा, एक कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस का जिसमें अगर आप ये मानो कि किसी थर्ड पर्सन के कारण कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो जो इंश्योर्ड पर्सन था उसने तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया। हाँ जी। अब इंश्योरेंस कंपनी जिस पर्सन के कारण प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उस पर्सन से पैसा वसूल करेगी, तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? प्रिंसिपल ऑफ, नो आइडिया सर, सॉरी सर। समझ गए ना? क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना आप? क्वेश्चन समझ गई सर, बट आई हैव लिटिल बिट कंफ्यूजन, माइट बी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, माइट बी, बट आई एम नॉट श्योर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताइए। सर कॉल इन एडवांस, whenever shareholder pay the amount, extra amount, like with the, suppose allotment is due, but he pay first call or second call money along with the allotment, this is known as call in advance. कॉल्स इन एरियर। कॉल इन एरियर्स इज कि एक शेयर होल्डर से कंपनी ने, एप्लीकेशन तो सबकी रिसीव हो ही जाएगी, लेकिन कंपनी ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मंगवाई, और एक शेयर होल्डर ने अभी सिर्फ अलॉटमेंट पे किया, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुकी है, बट वो अभी रिसीव कंपनी को नहीं हुई है, वो होता है कॉल इन एरियर्स। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होता है कि जो हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के, कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज, ताकि हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके, और जो इन्वायरमेंट अभी चल रहा है उसको स्कैन करके हमने उसको ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, ताकि कंपनी जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके और उसको प्रॉफिटेबल वेंचर्स जो है वो मिल सके। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था हरियाणा में? सॉरी सर। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था हरियाणा में? कुरुक्षेत्र सर, क्षेत्र। जब यूनिट प्लान क्या होता है आप ये बताइए, चलो पहले तो। सर अब यू जब, यस, यूनिट प्लान सर, हाँ बोलिए। यूनिट प्लान होता है सर, जैसे कि ईयर प्लान आपके पास है टीचर के पास, तो ईयर प्लान के बाद वो यूनिट प्लान प्लान करती है। यूनिट मींस कि एक स्पेसिफिक यूनिट की अगर उसको नॉलेज है पूरी, तो उस यूनिट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कि इस यूनिट में से क्या क्या टॉपिक्स मुझे कितने कितने ड्यूरेशन में और कितने पीरियड्स में कवर अप करने हैं। ओके। जैसे ईयर प्लान को एनुअल प्लान बोलते हैं, लेसन प्लान को डेली प्लान बोलते हैं, वैसे यूनिट प्लान को क्या बोलते हैं? नो आइडिया सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पर है हरियाणा में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? पंचकुला में सर। हरियाणा का टोटल एरिया कितने किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, ई बिजनेस एंड, ट्रेडिशनल बिजनेस में। यस सर, ट्रेडिशनल बिजनेस सर जो होता था वो फिजिकली शॉप पर जाकर ही होता था। सॉरी सर।
और ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें फिजिकली किसी शॉप पर जाकर ही हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन ई शॉपिंग में हम अपने घर बैठकर ही शॉपिंग कर सकते हैं। ई ट्रेडिशनल शॉपिंग में आपको तभी की तभी पेमेंट करनी होती थी, कैश के थ्रू पेमेंट करनी होती थी, या फिर वैसे हम कैश के थ्रू ही एक मोड होता था जो पेमेंट का होता था। अब ई बिजनेस में हम कैश भी कर सकते हैं, सीओडी ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डे बुक क्या होती है? डे बुक सर जनरल को ही बोलते हैं डे बुक, जिसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके। क्रेडिट नोट कौन लिखता है? यस सर, क्रेडिट नोट इज रिटन बाय द सप्लायर, क्योंकि उसे गुड्स जो है डिफेक्ट के कारण रिसीव हुई है, तो सेलर जो है वो क्रेडिट नोट लिखेगा कि आपको जो है वो मतलब इतने पैसे कम देने हैं अब, जो बायर है उसको, तो मेनली डेबिट रिटन बाय सेलर। डेबिट नोट कौन लिखता है? डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, ओके। क्योंकि उसका आउटसोर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है, क्योंकि उसने आउट गुड्स को वापस कर दिया है। ओके, आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग मीन्स व्हेन बिजनेस take some non-core activities from the outside who is specialized in the business, जो बाहर से कुछ सर्विसेज ले लेता है, जो कि जो बाहर से सर्विसेज लेगा वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उस बिजनेस को करने में, इसलिए जैसे कि कस्टमर केयर की फैसिलिटी है, ये कंपनी यूजुअली आउटसोर्स कर लेती है, सो दैट उनके कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज होती हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट होना चाहिए शेयर वगैरह इशू करते हो तो? 90% सर, ये 90% ऑफ द इशू। ओके, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है या फिर सेबी के अकॉर्डिंग? सर ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताया गया है सर, बट सेबी ने ऐसा कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। ओके। ओके। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? Yes, sir. Collateral security is also known as secondary security. When a company takes some loan and primary security is not sufficient to cover up that amount of loan, if bank think, then bank demands some secondary security. Then in that case, the company issue some debentures in the form of collateral security. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि एक मैनेजर जो है वो कितने सबॉर्डिनेट्स को अपने नीचे हैंडल कर पाता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। इफ सबॉर्डिनेट्स आर सो मच attentive towards their work, then the किसने दिया था span of ये? management may be wider. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? सर ये ग्रेकुलस ने दिया था सर, आई थिंक। ओके। आगे का नाम नहीं, बट सर नेम आई नो, ग्रेकुलस। वी ए ग्रेकोनास। ओके बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं? सर, when there is a difference between the cash book, bank account of cash book and the passbook. ओके। फेवरेबल कैश बुक बैलेंस कब होता है? सर डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज सोशल अ फेवरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस। ऑफ ए बिजनेस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड्स फॉर कि कंपनी जो है वो बिजनेस सोसाइटी में ही सरवाइव कर रही है। अगर सोसाइटी है तो उसका सर्वाइवल है, तो इसीलिए कंपनी की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एक तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करे, तो ये सारी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट्स। और कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी को कहाँ लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। ओके। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? सर रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप अनलेस एट द टाइम ऑफ, मतलब सिर्फ कॉल्ड अप की जा सकती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अदरवाइज उसको हम रिजर्व ही करके रखते हैं, रिजर्व कैपिटल। ओके। हरियाणा में शराब पर कब प्रतिबंध लगा था? 1996, ओके। जुलाई 96। 1 जुलाई 1996। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताइए, टैक्सोनॉमी के बारे में। यस सर, ब्लूम टेक्सोनॉमी में सर तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स होती है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, अफेक्टिव एस्पेक्ट्स एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट, क्या होते हैं, अगर जिसमें कि थोड़ा थोड़ा अलग सा अलग,
थोड़ा थोड़ा बता दो। हाँ जी सर। Cognitive is usually related to the intellectual part, and affective is related to the emotions and feelings regarding affective part, and psychomotor is related to the movement of limbs and movement of body like head, hands, etc. ओके। स्टार मेथड क्या होता है जब आप इंटरव्यू फेस करते हो, तो जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, व्हाट इज स्टार मेथड? Yes sir, star method is S stands for situation, T stands for task, A stands for action and R stands for result. इट कैन बी मतलब जब हम भी कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो हम ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रख के कि हमने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया प्रैक्टिकली, उसमें हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं स्टार मेथडोलॉजी। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? सर माइक्रो टीचिंग होती है जब थोड़े टाइम के लिए टीच किया जाता है कम स्टूडेंट को और छोटे टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लाइक 5 to 6 पीपल्स आर देयर एंड द कंटेंट टॉपिक इज वेरी स्मॉल, content is small and time duration is very small, less. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? Trial balance is a balance which is made to check the arithmetical accuracy of the books of accounts, whether the ledger book balance is debit side and credit side both are equal or not. सीएसआर कौन सी कंपनी को बनाना कंपलसरी है? सर जिनका नेट जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ हो और नेट वर्थ 500 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़। ओके। कौन सी कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं है? नहीं है सर, पब्लिक कंपनी को। क्या बना सकती है इसकी जगह पे? इसकी जगह सर टेबल ए वो अडॉप्ट कर सकते हैं। टेबल ए अडॉप्ट। शेयर होल्डर और डिवेंचर में डिफरेंस? Sir, shareholder are the owner of the company and debentures are the usually the creditors of the company. शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है उनके पैसों के बदले। अच्छा, आप बताइए कि क्या एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन सर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कुछ ऐसी हमारे पास पावर होती है जैसे कि जो थोड़ी बहुत जो कि हम नहीं एंडोर्स कर सकते किसी को, तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन, तो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन ना ही प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है मीनू? ये सर डेलीगेशन मीन्स व्हेन सुपीरियर delegates his authority to the subordinate to one person only, मतलब like 1 or 2%। बट डिसेंट्रलाइजेशन में होता है जब हम ज्यादा लोगों को अथॉरिटी देते हैं, ये मल्टीपल लेवल्स पर काम करती है सर। ओके। जैसे डेलीगेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मल्टीप्लाइड बाय मेनी। ओके। व्हाट इज स्टाफिंग? सर स्टाफिंग मीन्स टू procuring recruiting right type of right kind of person at the right place so ओके। that right person can be selected for the required post. प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कुछ बता सकते हो आप? सर स्टाफिंग का प्रोसेस ये रहेगा कि पहले एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद मतलब लाइक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या होता है देन एप्टीट्यूड? फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड क्या देन होता रेफरेंस। है? ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? सर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि एक बंदा जो है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो नई नॉलेज को गेन कर सकता है। जैसे एक पर्सन को ड्राइविंग नहीं आती बट अगर उसका एप्टीट्यूड है लाइक कार सीखने का, तो इजीली ही कैन लर्न टू हाउ टू ड्राइव द कार। एप्टीट्यूड टेस्ट। एक अच्छे कॉमर्स के टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये सर सबसे पहले सर उसको अपने कंटेंट की सब्जेक्ट नॉलेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंटेंट की। उसके बाद उसमें पेशेंस लेवल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा फेमिलियर होना आना चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर ताकि बच्चे उनकी बात सुने। ओके। और एक कॉमर्स टीचर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं?
ये सर फेस करनी पड़ती है सर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है कभी कभी, और इशू आता है कि कई बार बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में। ओके। ऐसे कौन से एरर हैं जिनको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता? सर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, अगर हमने कोई एंट्री पूरी तरह से रिकॉर्ड ही करना भूल गए जर्नल में, तो ट्रायल बैलेंस उससे इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ना ही हमने उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पार्ट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। तो एट द टाइम ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल एग्री। एंड अगर हमने जर्नल एंट्री में ही अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन, अगर मैंने जर्नल एंट्री में ही अमाउंट गलत शो कर दिया है, तो ट्रायल बैलेंस भी एग्री करेगा, वो उस एरर को डिपेक्ट नहीं कर पाएगा ट्रायल तो बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कौन से एरर को डिटेक्ट कर पाता है? सर एरर ऑफ, जैसे कि हमने अगर डेबिट में तो सही लिखा है लेकिन क्रेडिट में सही नहीं लिखा, तो डेबिट वाला कॉलम मेरा सही रहेगा लेकिन क्रेडिट वाला मैच नहीं करेगा, तो उस टाइप की एरर को ट्रायल बैलेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। या मैंने कोई डबल अमाउंट लिख दिया है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मुझे एक ये ट्रिक है कि बताइए, अगर हम difference आ, हाँ जब जी। कोई एरर है जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आइडेंटिफाई हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि वो एरर किस चीज का है, तो उस अमाउंट को जब तक हमें उसकी ओरिजिनल सोर्स नहीं पता चलता, कौन से अकाउंट में दिखाते हैं जो डिफरेंस? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट? सर सस्पेंस अकाउंट होता है जब हम, मतलब पूरी कोशिश हमने कर ली है लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री नहीं हो रहा है, तब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, जिसमें कि हम जो अगर डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में लिख देते हैं, जो कम आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में लिख देते हैं सर। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कहाँ शो किया जाता है? एसेट साइड सर। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस है, एरर लोकेट हुआ है, उसको आप 9 से डिवाइड करते हो, तो किस टाइप के एरर का या किस टाइप के ओमिशन का पता चलता है? कि हमने सर कुछ ना अमाउंट हमने गलत लिख दिया, जैसे कि 152 की बजाय मैंने 125 लिख दिया, ऐसे कुछ उस जिसमें कि जो डिफरेंस होता है उससे आइडेंटिफाई, जब मैंने डिजिट्स को आगे पीछे कुछ कर दिया है। ओके। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सर किस कंटेक्स्ट में सर? ये शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। हाँ जी। व्हेन शेयर होल्डर पे द allotment money, I'm not sure sir, I can't understand this question. व्हाट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन? So capital subscription is the one of the stage of the company formation, and company formation stages are promotion, incorporation, and third step is capital subscription, when company invites shares to be subscribed by the public। उस केस में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी जरूरी होती है, जो कि 90% होती है। इशू का जितने भी इशू उन्होंने किए हैं शेयर्स, उसका अच्छा। 90% कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, अगर हम डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये एक तरह का कैपिटल लॉस है जो बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? इसको सर एसेट साइड। ओके। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी एक तरह का कैपिटल लॉस है, इसको हम कहाँ शो करेंगे? सर इसको हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? कि जब हम अपनी कैपिटल में से डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिबेंचर्स रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन कैपिटल में से पेमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपलसरी किया गया है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तो बनाना पड़ता है हर कंपनी को। तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कैपिटल में से रिडम्पशन कर सकती है डायरेक्ट? सर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है? वेस्टिबल ट्रेनिंग सर, जब, sir, right now I'm not able to recall. ओके। I have read थैंक यू। but not able to recall exactly. ओके, थैंक यू मीनू जी, काफी अच्छे जवाब दिए आपने। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। होप से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, फिर भी जो आप थोड़ा सा Thank you रिकॉल, so much, sir. हाँ, जो रिकॉल नहीं कर पाए वो मैं बता देता हूँ। हाँ जी। एक आपने हाँ जी, sir. स्टेरियो टाइप के बारे में बताया।
आपने बोला सर कि जो पुरानी मान्यता चली आ रही है उनको हम एज इट इज फॉलो करते हैं, ठीक है। ये जो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो बहुत सारे एरर होते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि जब इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट है उसके मतलब किसी एक खास कम्युनिटी या खास वर्क को लेकर मतलब कोई धारणा बना लेता है, लाइक ऐसे बोल दे कि लाइक मेल जो है वो अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा बच्चों को। तो ये जो एक पर्टिकुलर क्लास वर्क होगा ना उसको लेकर जो उसकी परसेप्शन है वो स्टीरियोटाइपिंग में आता है, ठीक है ना। तो सर एक स्पेसिफिक वर्ड क्या बोल सकते हो, ये तो एग्जाम्पल हो गया मेल और फीमेल का, हाँ, बट एक स्पेसिफिक लाइन क्या स्टीरियोटाइपिंग बोल आप ये सकते हैं बोलो इसके लिए? कि लाइक एक वर्ग मान लो, इसको क्या बोल सकते हैं आप, एक सोसाइटी के एक समूह के बारे में किसी इंटरव्यूअर की जो भी ओके, परसेप्शन पहले सोसाइटी से। जो है जब अपनी कोई एक प्रिस्क्रिप्शन बना लेती है किसी चीज को लेकर, बॉयज सोसाइटी और नहीं, गर्ल्स और मेल और नॉट फीमेल को सोसाइटी, लेकर। नॉट सोसाइटी, इंटरव्यूअर। ओके। जो जज करने वाला है वो बंदा, अगर कैंडिडेट के ये पता चल जाता है भाई लाइक ये शर्मा है, ये वर्मा है, ये क्या कास्ट का है, फिर उसको लगता है नहीं भाई ये बंदा काम का नहीं, उसकी कास्ट को लेकर आप बोल सकते हो चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी वर्ड यूज करेंगे हम, कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर जो इंटरव्यूअर है उसकी पहले से ही जो जो उसने सोच रखा है कि भाई लाइक मैं शर्मा हूं तो ये बोलते कि शर्मा जो है वो अच्छे नहीं होते, फिर से कोई भी शर्मा आ जाए बी साइड उसको मान लिया तो नहीं होते, मतलब नहीं होते, ठीक है ना, आप जो कहना चाहते हैं जी। उस टाइप पे। एक आप जो मैंने एग्जांपल दिया था सब्रोगेशन का, वो यहाँ पर भी फिट बैठता है कि थर्ड पार्टी से क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी लेती है तो सब्रोगेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। ओके सर, सब्रोगेशन में ही आएगा। हाँ सब्रोगेशन के अंदर ही आएगा। और एक था यूनिट प्लान को रिसोर्स प्लान बोलते हैं, और एक जो मिनिमम ओके सब्सक्रिप्शन सर। का अमाउंट है वो सेबी डिसाइड करती है, ठीक है। तो सर सेबी ने डिसाइड किया हुआ है 90% है। हाँ जी, हाँ जी। एक है और वेस्टिबुल, कंपनी एक्ट ने सर क्या डिसाइड किया हुआ है? कंपनी एक्ट ने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है। कंपनी के एक्ट ने डिसाइड नहीं कर रखा। और एक जो है ओके। वेस्टिबुल जो ट्रेनिंग होती है, डमी इन्वायरमेंट होता है। डमी ओके सर। इन्वायरमेंट जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आजकल नहीं होता, जैसे बच्चे खेलने, बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं ऐसा उनको फील होता हाँ है, उस जी। टाइप से डमी इन्वायरमेंट होता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। खासकर वर्कर को जो मशीनों पे काम करते हैं तो पहले डमी मशीन पे उसको सिखाया जाता है काम करना। ओके सर। एक था जी आपका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। यस सर। एक स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है जिसमें शेयर होल्डर का नेम होता है, उसको कितने शेयर अलॉट किए गए, उसका एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक तो है। रिटर्न मतलब सर WRITTEN, रिटर्न ऑफ OFF। RETURN, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ओके सर, रिटर्न। हाँ रिटर्न, ओके, रिटर्न ऑफ अलॉट। हाँ ठीक तो है। सर ये हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पर देना पड़ता है, या ये डॉक्यूमेंट कब देना पड़ता है, जब फॉर्मेशन शेयर मतलब जब अलॉट करते, जब शेयर अलॉट होते हैं तब की बात है। कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन के टाइम पर? हाँ ठीक है, यानी कि इट्स सो दैट कंपनी हैज रिसीव द मिनिमम नेसेसरी सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब होता है कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करना था वो कर लिया है, अब वो शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और इसकी इंफॉर्मेशन आप ये मानो कि ये साइंड होते हैं डायरेक्टर या सेक्रेटरी द्वारा, और विद इन 30 डे ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 30 दिन के बाद ये रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला, उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना पड़ेगा ये सर, ठीक है। मोस्टली आपका सारा था, फिर अभी जो भी कुछ है थोड़ा बहुत आपको मैडम डिस्कस करेगी, ठीक है। वेट ए मिनट। ओके ओके। आपका इंटरव्यू काफी अच्छा था। मैंने आपका इंटरव्यू पूरा कंप्लीट आपका सुना है। बहुत अच्छा इंटरव्यू ओके मैम। था। हाँ जी। कहीं पर भी ऐसा नहीं था जी। कि आप बहुत जल्दी कर रहे हो बोलने का, या फिर आप बीच में रिप्लाई कर रहे हो, सर जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं आप बीच में रिप्लाई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। आपका इंटरव्यू काफी अच्छा था। बट कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ की पॉइंट्स को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा इस तरीके से होता है, कई बार हमें नर्वसनेस होना स्टार्ट हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। तो क्या करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं कि पाँव हिलाना स्टार्ट कर देते हैं अगर चेयर पे बैठते हैं, तो नाखून चबाना। ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी से आपको बचना है, इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह से आपको रूम के अंदर एंटर करना है। देन आपको जैसे ही बोले कि सिट डाउन, तो आपको बैठ जाना है और बोलना है कि थैंक यू सर। ओके। सो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो आपको नहीं करनी, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और एक जो आपका ड्रेस रहेगा, ड्रेस कोड रहेगा, वो आपको लाइट जो कलर के जो ड्रेस होते हैं, ड्रेस होती है जो भी, तो वो पहन के जानी है। आपने क्या सोचा है ड्रेस के अंदर? साड़ी पहनूंगी मैम।
साड़ी पहनोगे, तो साड़ी आपकी फॉर्मल साड़ी होनी चाहिए, आपकी लाइट कलर की यस आपकी मैम, साड़ी होनी चाहिए, लाइट, लाइट वेट यस, आपकी साड़ी होनी चाहिए। ओके सो लाइट ग्रे कलर की साड़ी है मैम विद वाइट डॉट। ओके ओके सो उसके अंदर मेकअप वगैरह आपका ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा रहना चाहिए, नॉर्मल लुक के अंदर आपको जाना है, कोई ऐसे ज्यादा ऐसे तड़क भड़क के नहीं जाना, या फिर ज्यादा माइंड के अंदर ये नहीं रखना कि आपका इंटरव्यू है, रिलैक्स होके जाना है आराम से। ओके एंड वहां पर जब आप पहुंचोगे तो कितने टाइम पहले आप पहुंचोगे वहां पे? मैम अभी प्लान कर रहे हैं कि मंडे को है, जैसे मेरा 8 अप्रैल को है, तो ओके हम सोच रहे हैं कि संडे को ही चले जाते हैं, स्टे कर लेते हैं वहां पर, हाँ और जी फिर मंडे को रिलैक्स होके अपना आराम से निकल जाएंगे वहां पर वेन्यू बिल्कुल पर, जो भी बिल्कुल पंच। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सोच रखा है। ये नहीं है कि एट दैट टाइम ही आप जाओ फिर भागम भाग जाओ, और तो फिर वहां नहीं, वो पे बहुत हैसल, हाँ जी, बहुत हैसल हो जाएगी, तो हाँ उसी को जी अवॉइड करने के लिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे ऐसा ना हो कि आप अचानक से जाते हो, तो अचानक से अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें थोड़ा कंफर्ट फील नहीं होता, थोड़े टाइम बाद यस मैम। जाओगे वहां पे स्टे करोगे तो कंफर्ट फील होगा आपको। ओके और जो आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपने मटेरियल पढ़ा हुआ है, जो भी आप सब्जेक्टिव पेपर भी दे के आए हो, ऑब्जेक्टिव पेपर भी दे के आए हो, तो नॉलेज तो फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉलेज की आपको कि कोई क्वेश्चन बट पूछेंगे मैम आपको कुछ होता है नहीं कभी आएगा। कभी ना, मतलब वो पैनल देख के थोड़ा हेजिटेशन हो जाती है, और मतलब ये प्रैक्टिस का मेन रीजन ही यही है कि बिल्कुल जी हम थोड़ा सा बोल पाए, हमारे अंदर से कंटेंट बाहर निकल पाए, अंदर सब कुछ है, कंटेंट है, सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल बट वो बाहर एक्सपोज हो पाए। तो मेन बिल्कुल पर्पस यही था ज्वाइन करने का, कि थोड़ी एक प्रैक्टिस हो जाए, बट ये हाँ प्रैक्टिस जी जो है वो मेरी काम आए, क्योंकि थोड़ा सा ना स्टैमरिंग और वो सब भी हो जाता है मैम, थोड़ा हेजिटेशन होती है पैनल को देख के। अभी हम फिर बिल्कुल भी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स फाइन। हाँ जी। अभी जब आप इंटरव्यू देते हो तो कुछ ऐसे नर्वसनेस होती है क्या, जब आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया? अभी तो एक आपका बार सेकंड है इनिशियली ना आई थिंक। थोड़ी बहुत इनिशियली होती है, हाँ बट जी एज ग्रेजुअली की, जैसे मेरा सेकंड इंटरव्यू है, हाँ जी हाँ तो जी थोड़ा ठीक लग रहा था। हाँ जी, अभी ठीक लग रहा है, अब वहां पे जाकर भी आपको ठीक लगेगा, क्योंकि ना आप हैबिचुअल हो चुके हो, जैसे ही क्वेश्चंस करते हैं आप आंसर देने के हैबिचुअल हो चुके हो। जब आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था या पहले आपने सोच रखा था, तो जब तक आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था उस टाइम माइंड में था कि मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊंगी, मेरे को इंग्लिश में बोलना है, मेरे को हिंदी में बोलना है, हमें रहता है ना दोनों की लैंग्वेज में भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि हम किस लैंग्वेज में बोले। तो अब जैसे कि आप फेस कर रहे हो इंटरव्यू को, आप बोल रहे हो वहां पे, आप इंग्लिश भी यूज कर रहे हो, वहां पे आप हिंदी भी यूज कर रहे हो, मिक्सअप यूज कर रहे हो, और ऑल ओवर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है आपका इंटरव्यू। ठीक है, एक बात को आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए पैनल के अंदर कोई भी अगर मेंबर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उसका जो आंसर है वो इस तरीके से ना दे कि उनकी ईगो हर्ट हो, क्योंकि ऐसा हमें कोई भी आंसर नहीं देना, चाहे वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। कई बार क्या होता है कि आपसे अग्रेसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अग्रेसिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स के बारे में आपसे पूछ लिया। अब कॉमर्स के बारे में तो आपको पता है, आपको पार्ट्स भी पता है जो, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, ठीक है, बट फिर भी मेंबर कई बार बोल देते हैं कि नहीं, सही नहीं है आपका, आपको ये बोल दिया, तो वहां पर आपको गुस्सा नहीं होना, आपको प्रूफ नहीं करना कि हाँ जी यही होता है कॉमर्स, मैं पढ़ के आई हूँ, मैंने उस बुक से पढ़ा है, मेरे को पता है, ऐसा नहीं बोलना। अगर आपको ये बोल दिया कि नहीं आपका गलत है, तो बोल देना इट्स ओके सर। ओके, अगर बोल दिया कि नहीं आता, तो यानी कि आपको क्या रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अग्रेसिव हो जाओ कि नहीं मेरे को पता है सर, मैं पढ़ के आई हूँ, उस बुक में है, पता उनको भी है, बट जो इंटरव्यू ले रही हैं आपके, वो आपका लेवल चेक कर रही हैं कि आप स्ट्रेस लेवल, या फिर अगर आपको ऐसा, अगर आप समझते हो ना कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें आप हाइपर हो सकते हो, तो वहां तक आप कब तक आप रुक सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कहाँ तक कर सकते हो। ओके ओके एंड मैम। जब आप आंसर देंगे तो आपको ऑल राउंड जो पैनल बैठा हुआ है ना, सबकी तरफ देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपसे जो जिस भी टीचर ने आपके सामने क्वेश्चन किया, सिर्फ आप उसी की डायरेक्शन में या फिर उसी की तरफ देख के आप रिप्लाई कर रहे हो। आपको ऑल ओवर जो भी जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं सबको एक स्माइल फेस के साथ आंसर करना है, और स्माइल फेस के साथ ही आपको रिप्लाई करना है। ओके, और कुछ आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी आपके इंटरव्यू में मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है मैम। मैम बस ये एक तो ये क्वेरी थी मैम मेरी, कि जब इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर पैनल में, हाँ एक जी डेमो के लिए भी ऑप्शन हो सकता है, तो एक हाँ डेमो की क्लास भी कर सकते हैं क्या?
वो डेमो के लिए बिल्कुल। भी बोल सकते होंगे इट हाँ मीन्स। जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये मैंने कल के इंटरव्यू में ही बताया था। जो इंटरव्यू था, शायद आपने सुना होगा या नहीं होगा, पता नहीं। वहां पे मैंने बोला था कि आपका 2 से 5 मिनट तक वो बोल सकते हैं डेमो के लिए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ही बोलेंगे या किसी और को बोलेंगे, वो बोल सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पर भी आपको करवा देंगे। ओके, तो डेमो का मैम वो टॉपिक दे सकते हैं या हम कुछ सेल्फ प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं? सेल्फ तो प्रिपेयर करना ही है, सेल्फ सेल्फ बट वहां लाइक, पर ऑल ऑफ सडन भी वो दे सकते हैं हाँ टॉपिक। जी, वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या एक्सपर्ट आप किस सब्जेक्ट में हो। अब कोई भी जो पर्सन है वो पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होता ही है, उसका फेवरेट होता है, एक्सपर्ट लगा सकते हो आप। तो वो आपसे पूछेंगे पहले, तो जैसे ही वो पूछेंगे, जैसे आपने बोल दिया कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या था और टिल नाउ क्या चल रहा है, तो ये सारा आप समरी टाइप में बता सकते हो 2 से 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, बस इतना हो सकता है आपका। ओके। एक मैम हमारे सब्जेक्ट में रिसेंटली जो जो चेंजेस हुए हैं, एक्चुअली मैं अभी 2 साल से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ओके। मुझे थोड़ा सा इस चीज का आइडिया कम है। जैसे कुछ कुछ तो मैंने फाइंड कर लिया है, कुछ ऐसा कि कॉमर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पिछले 2 साल से 11th 12th के सिलेबस में, वो ओके। हम कर सकते हैं, ताकि हो सकता है वो रिसेंट चेंजेस हाँ पूछ ले। जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो जैसे आपको प्रोवाइड रेशोज में करवा हुआ है, देंगे। 3 रेशो जो है वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो हाँ जी। मैंने फाइंड कर लिया है। इसके अलावा कोई और चेंजेस हुआ हो मैम? ओके, वो आपको बता देंगे। ठीक है। मैम अभी